पाकिस्तान में ऑरेंज लाइन मंसूबे की लॉजिस्टिक कैरियर है। कस्टमर की मजमूई नकलो हमल की लागत गुज़श्ता लागत के मुकाबले में तकरीबन 10% कम हुई है। सबसे पहली चीज तो ये है कि कीमत, अगर फर्ज कीजिए वहाँ पे सबसे छोटी एक गाड़ी 10 लाख पाकिस्तानी रुपयों में अगर फर्ज कर लें हम फरोख्त हो रही है, तो क्या यहाँ से जो गाड़ी जा रही है वो उसके मुकाबले में महंगी है या सस्ती? ये तो पहली चीज है। FTA की वजह से अगर चीनी कारोबारी अफराद पाकिस्तान में सरमायाकारी करते हैं तो वो बेशतर चीनी सामान और मशीनरी ड्यूटी फ्री पाकिस्तान दरामद कर सकते हैं। पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग के बाद वो चीन को सिफर या इंतहाई कम टैरिफ पर मसनूआत बरामद कर सकते हैं। ये चीनी सरमायाकारों के लिए बहुत बड़ा फायदा है। हमने 2012 में बगैर ड्राइवर ज़हीन फोर्कलिफ्ट तैयार करना शुरू किए थे। अब खास तौर पर 5G के बाद नेटवर्क में ताख़ीर मिली सेकंड की सतह तक पहुंच जाती है। प्रोग्राम भाग चाइना एक्सप्रेस में खुशामदीद। मैं हूं नसरीन। आज हमारे स्टूडियो में दो मुअज़्ज़ज़ मेहमान तशरीफ लाए हैं। डॉक्टर मोहम्मद फारूक सलीम खान जो चिंगहुआ यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ एनवायरनमेंट में साइंटिफिक रिसर्चर हैं, और जनाब उबैदुर रहमान जो पाकिस्तान एम्बेसी कॉलेज बेजिंग में प्रोफेसर हैं। चीन और पाकिस्तान के दरमियान लॉजिस्टिक्स को ज्यादा आसान बनाने का तरीकाकार क्या है, आइए पाक चाइना ट्रेड में हमारी रिपोर्ट देखिए। चीन दुनिया की सबसे बड़ी मंडी, पाकिस्तान का सबसे बड़ा तिजारती शराकतदार और दूसरी बड़ी बरामदी मंजिल है। चीन पाकिस्तान तिजारती मैदान में मजबूती के साथ साथ दोनों ममालिक की लॉजिस्टिक की सनतों ने मुश्तरका मंसूबों और दीगर शोबों में वसी ताउन का आगाज भी किया है। चीन पाकिस्तान तजारती फरोग के लिए वर्ल्ड वाइड लॉजिस्टिक ग्रुप और फ्रेट कनेक्शन पाकिस्तान ने पाकिस्तान में एक FCP WWL मुश्तरका मंसूबा कंपनी कायम की, जो पाकिस्तान में ऑरेंज लाइन मंसूबे की लॉजिस्टिक कैरियर है। ऑरेंज लाइन प्रोजेक्ट के लिए तकरीबन 2000 कंटेनर्स TEU इस्तेमाल किए गए, जिनकी लागत 1.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। FCP WWL के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर शोई चोंग रोंग ने कहा कि कंपनी की जिम्मेदारी कराची पोर्ट से जहाज से सामान उतारना, लोड कराना, कस्टम क्लियरेंस और मुतल्लिका मवाद को लाहौर रेल ट्रांजिट साइट तक पहुंचाना है। चीन पाकिस्तान शिपिंग मार्केट में फिलहाल एक हफ्ते में 7 रूट हैं, जिसमें करीबन 18 से 22 दिन लगते हैं। हमें उम्मीद है कि मुस्तकबिल में वापसी पर पाकिस्तान से मजीद ज्यादा सामान चीन आएगा। इसके अलावा लॉजिस्टिक की सनत की डिजिटलाइजेशन दोनों ममालिक के माबैन तिजारत के लिए ज्यादा मुअस्सर और आसान नकलो हमल का हल भी लाएगी। माजी में ट्रेलर से लेकर कस्टम क्लियरेंस और गोदाम तक इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स सार्फिन को ऑपरेशन मुकम्मल करने के लिए मुख्तलिफ सफहात पर लॉग इन होना पड़ता था। अब वो कम से कम 1/3 वक्त की बचत के साथ ऑनलाइन ऑपरेशन मुकम्मल कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म सिस्टम सार्फिन की जरूरियात के मुताबिक ज्यादा से ज्यादा मुआशी और मुअस्सर आमदोरफ्त के तरीके तजवीज करेगा। मिसाल के तौर पर शंघाई से कराची रूट सार्फिन बिल्कुल नए सफरी रास्ते, फ्रेट रेट और अजाफी फीस देख सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन जगह भी बुक कर सकते हैं और ट्रेलर, कस्टम क्लियरेंस, इंश्योरेंस और दीगर अजाफी सर्विसेज मुंतखब कर सकते हैं। मजीद ये कि सार्फिन सामान की नकलो हमल ट्रैक कर सकते हैं, जिससे चीन पाकिस्तान तिजारत ज्यादा आसान और वाज़ेह हो जाती है। प्लेटफॉर्म पर कार्गो की बड़ी मिकदार और शिपिंग कंपनी की फराहम करदा कम कीमत की वजह से कस्टमर की मजमूई नकलो हमल की लागत गुज़श्ता लागत के मुकाबले में तकरीबन 10% कम हुई है। मुस्तकबिल में कंपनी पाकिस्तान में एक शाख कायम करेगी और गवादर बंदरगाह के जरिए मसनूआत चीन भेजेगी। लॉजिस्टिक के मसाइल हल करने के अलावा चीन की पॉलिसियों से नावाकिफ पाकिस्तानी SMEs के लिए एक बड़ा चैलेंज चीनी मार्केट में तेजी से दाखिल होना है। चीन के ईवो जामे बांडेड जोन में वन स्टॉप सर्विस मुतासर कुन है। बैरून मुल्क गोदामों से हासिल करदा सामान इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स के जरिए ईवो कॉम्प्रिहेंसिव बॉन्डेड जोन में दाखिल होता है और फिर ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों प्लेटफॉर्म के जरिए फरोख्त होता है। एक तरफ ये उन गैर मुल्की छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबारी इदारों की मुश्किल हल कर सकता है जो चीन की पॉलिसियों और तरीक़ाकार से वाकिफ नहीं है, और दूसरी तरफ बैरून मुल्क मयारी मसनूआत तलाश करने में चीनी कारोबारी इदारों की मुश्किल भी
हल हो जाती है। चीन में 100 डिस्ट्रीब्यूटर मार्केटें हैं। नीस ईवू दरामदी अजनास और ईवू कॉम्प्रिहेंसिव बॉन्डेड मार्केट, जिसका रकबा 1 लाख मुरब्बा मीटर है, वो हमारे ग्रुप के चाइना गुड्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए भी अपनी मसनूआत फरोख्त कर सकते हैं। क्या इस वक्त आपके पास पाकिस्तान में कोई गोदाम है? क्या आप इस तरह चीन बरामद कर सकते हैं? ईवू कॉम्प्रिहेंसिव बॉन्डेड जोन की बहुत सी तरजीही पॉलिसियां हैं। मिसाल के तौर पर कंपनियां जो मतलूबा मयार पर पूरा उतरती हैं, वो 40% से 80% तक किराया कम करवा सकती हैं। वाज़े इलाकाई फवायद के साथ ये ईवू हवाई अड्डे से 1 किलोमीटर और रेलवे बंदरगाह से 2 किलोमीटर दूर है। शिपिंग निंगबू बाई लॉन पोर्ट से गुजर सकती है, जिससे लॉजिस्टिक्स के अखराजात बच जाते हैं। दरामदात बढ़ाने के लिए हम तिजारत के नए तरीकों जैसे बॉन्डेड प्लस ट्रांजिट और बॉन्डेड प्लस प्रोसेसिंग पर तहकीक कर रहे हैं। माजी में बैरून मुल्क से दरामद शुदा पत्थरों के मवाद पर कस्टम क्लियरेंस और टैक्स की अदायगी के बाद ही प्रोसेसिंग की जा सकती थी। अगर वो कॉम्प्रिहेंसिव बॉन्डेड जोन में हैं, तो दरामद कुनिंदा को टैक्स और फीस अदा करने की जरूरत नहीं है और प्रोसेसिंग के बाद बराह रास्त बरामद कर सकते हैं। फिलहाल पाकिस्तान में कोई गैर मुल्की गोदाम नहीं है, लेकिन हम इस पर काम कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि लॉजिस्टिक्स कंपनियां और सप्लाई चेन कंपनियां ताउन के लिए हमसे राब्ता करेंगी। पाकिस्तान की बहुत सी चीज़ें हैं जो हम चीन को बरामद कर सकते हैं। मसलन सबसे अहम तो सूती धागा है, फिर उसके साथ चावल हैं, फर्नीचर है, हाथ की बनी हुई मुख्तलिफ दस्तकारियाँ हैं, जिसमें लकड़ी की चीज़ें हैं, जिसमें पारचा बाफी है, जिसमें कालीन है। तो पाकिस्तान के पास मादनियात बहुत ज़्यादा हैं। बलूचिस्तान हमारा मादनियात से भरा हुआ है, वहाँ से मादनियात आ रही हैं। अभी उसका भी हम एक कर रहे हैं, उसमें भी अभी पिछले दिनों एक हुआ है, मुआहदा होने वाला है, तो मादनियात भी आ रही हैं। इसी तरीके से हमारे पास स्पोर्ट्स से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें हैं, यानी हमारी पूरी दुनिया में हमारा हाथ का बना हुआ फुटबॉल पूरी दुनिया में वर्ल्ड कप होता है, फुटबॉल हमारा पाकिस्तान का जाता है, चाइना में भी आना चाहिए। नाज़रीन, अब हम देखते हैं पाक चाइना रिस्पॉन्स। पाकिस्तान में बुनियादी तौर पर मोटरसाइकिलें और मोटर कारें सबसे ज्यादा हैं। हालिया बरसों में पाकिस्तान ने तेल का दरामदी बिल कम करने के लिए न्यू एनर्जी गाड़ियों की तरक्की पर तवज्जो दी है। इस तरह बरकी गाड़ियों की सनत के लिए नुमाया मौके आएंगे। चीन की माली एआनत से चलने वाली न्यू एनर्जी कार कंपनियां भी फाज तौर पर पाकिस्तान में सरमायाकारी कर रही हैं और इसे हमसाया ममालिक में मंडियों को मुंतकिल करने के लिए एक प्रोडक्शन बेस के तौर पर ले रही हैं। हमने पाकिस्तान में प्रोडक्शन बेस कायम की है और एक स्ट्रेटेजिक शराकतदार भी मिल गया है। हम चीन के कामयाब कारोबारी मॉडल को आलमी सतह पर आगे बढ़ाने में मावन वसाइल के साथ साथ मसनूआत और टेक्नोलॉजीज बरामद करते हैं। कुछ ऑटो कंपनियों के ख्याल में न्यू एनर्जी गाड़ियां न सिर्फ ऑटो सनत का एक आम रुझान है, बल्कि पाकिस्तान के मुकामी माहौल को अपनाने के लिए भी एक तब्दीली है। पहला ये कि न्यू एनर्जी की गाड़ियों की कीमत फ्यूल गाड़ियों जितनी है और देखभाल की लागत कम, मौसरबा लागत और बेल्ट और रोड से मुंसलिक ममालिक के लिए ज्यादा मौजू है। दूसरा, बैटरी बुलंद दर्जा हरारत के खिलाफ मुजाहम है और असूली तौर पर कम दर्जा हरारत के लिए नहीं है। लिहाजा न्यू एनर्जी गाड़ियां सर्द ममालिक में कम इस्तेमाल होती हैं, लेकिन गर्म ममालिक में वसी पैमाने पर इस्तेमाल होती हैं। तीसरा, न्यू एनर्जी गाड़ियों की देखभाल और इस्तेमाल की लागत कम है। चौथा, अगर आपने कभी बरकी कार चलाई है तो आप गैस से चलने वाली गाड़ी नहीं चला सकेंगे, क्योंकि ये ज्यादा पुरसकून और तेज रफ्तार है। ली ने मजीद कहा कि अगर हुकूमत पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक कारों को फरोग देना चाहती है तो हुकूमत को बहुत से काम करने होंगे। न्यू एनर्जी गाड़ियों की तरक्की के लिए चार्जिंग पाइल्स, मुकम्मल पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और दीगर बुनियादी ढांचे की तामीर बहुत जरूरी है। चीनी कार कंपनियों के लिए पाकिस्तान में फैक्ट्री की तामीर माज एक छोटा कदम है। चीन की बुनियादी लिथियम आयन टेक्नोलॉजी और कारोबारी फलसफा पाकिस्तान लाना ज्यादा जरूरी है। चीन की लिथियम बैटरियों के 4 फवायद हैं। टेक्नोलॉजी और हिफाजत की जमानत। हम न सिर्फ कारें और बुनियादी अज्जा बरामद करते हैं, बल्कि अपना कामयाब कारोबारी मॉडल भी बरामद करते हैं।
जी, सबसे पहले राव साहब, आपके ख्याल में पाकिस्तान में अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करना चाहते हैं तो सबसे पहले किन किन मसाइल को हल करना है? सबसे पहला जो पाकिस्तान का मसला है वो तो वाफर तवानाई का हुसूल है, क्योंकि अभी तक भी वहाँ पे तवानाई या बिजली इस कदर नहीं है कि वो वहाँ की जो ज़रूरियात हैं उनको पूरा कर सके। दूसरी चीज़ ये है कि इन गाड़ियों के आने के साथ जो वहाँ की पहले से मौजूद गाड़ी हैं, लोग ज़ाहिर है उनका मवाजना और मुकाबला करते हैं और ये देखते हैं कि सहूलियात किस में ज़्यादा हैं। तो ऐसी गाड़ियाँ कि जो वहाँ पे मौजूद पहले से मौजूद गाड़ियों के मुकाबले में बेहतर हों, लेकिन इनका एक मसला ये भी है कि ये बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकती हैं, इनको फिर चार्ज करने की ज़रूरत पड़ती है। तो वो जगह जगह आपको वो स्टेशन भी बनाना होंगे कि जो इनको चार्ज कर सकें। अगर चीन की बनी हुई इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ पाकिस्तान की मार्केट में दाखिल होना चाहती हैं तो वहीं क्या करनी चाहिए? सबसे पहली चीज़ तो ये है कि कीमत, अगर फर्ज कीजिए वहाँ पे सबसे छोटी एक गाड़ी 10 लाख पाकिस्तानी रुपयों में अगर फर्ज कर लें हम फरोख्त हो रही है, तो क्या यहाँ से जो गाड़ी जा रही है वो उसके मुकाबले में महंगी है या सस्ती? ये तो पहली चीज़ है। अच्छा, अब जब आप नई टेक्नोलॉजी को मुतारिफ करवा रही हैं तो आप उससे मुताल्लिका तमाम चीज़ें पहले वहाँ पे मुहैया कीजिए, वहाँ पे वो वर्कशॉप्स कायम कीजिए, वहाँ पे लोगों को तरबियत दीजिए कि ये जो टेक्नोलॉजी है ये किस तरह से इस्तेमाल होगी। एक पॉलिसी इलेक्ट्रिक व्हीकल इंपोर्ट पॉलिसी है, उस पॉलिसी में ये है कि जो गैसोलीन वाली गाड़ियां हैं उसकी प्राइस, उसके ऊपर ड्यूटी है, और उसके जो हाइब्रिड होंगी उसके ऊपर आधी ड्यूटी है, और लेकिन जो इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं उसको उन्होंने ड्यूटी फ्री कर दी है। सो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तानी इन्वेस्टर के लिए कि वो मंगवाएं गाड़ियां, टैक्स उस पर नहीं पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि जब भी हम ये लेके जाते हैं उससे पहले हमें इकोसिस्टम बनाना पड़ेगा। अब इकोसिस्टम क्या है? बस मेरे पास एक गाड़ी है, इलेक्ट्रिक गाड़ी है, मैंने ले ली है, घर में तो मैंने चले उसका चार्जिंग रखा हुआ है, लेकिन मैं रोड पे निकला हूं तो मुझे बैटरी खत्म हो गई तो मुझे चार्जिंग कहाँ करनी पड़ेगी? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. नाज़रीन, अब हम देखते हैं सीपैक पायनियर।
जब मैं शंघाई के बारे में सोचता हूँ तो मेरे जहन में शंघाई बंद आता है। रात का मंजर बहुत खूबसूरत होता है। शंघाई चीन का सबसे ओपन सिटी है और वहाँ बहुत से इंफरादी और कारोबारी मौके मौजूद हैं। मैंने शंघाई में बहुत अरसा मुलाजमत की है और इसने बहुत तेजी से तरक्की की है। ये वाकई एक बैनुल-अक़वामी सतह का शहर है। मैं CIIE में नहीं गया, लेकिन मैंने टीवी पर बहुत सी बैनुल-अक़वामी मसनूआत देखी हैं और मैं ये खरीदना चाहता हूँ। कोविड-19 वबा के पसे मंजर में मेरे ख्याल में CIIE की अहमियत मुश्किल वक्त में मौशी इस्तेकाम पर पुख्ता एतमाद का इजहार है। चीन ने कोविड-19 के खिलाफ जंग की कोशिशों में क़यादत की है और अब चीन आलमी मौशी बहाली के लिए कोशिशों की भी क़यादत कर रहा है। शंघाई में कौंसल जर्नल ऑफ पाकिस्तान के कौंसल जनरल हुसैन हैदर ने तीसरी चाइना इंटरनेशनल इंपोर्ट एक्सपो CIIE के कामयाबी से इख्तिताम पजीर होने के अगले ही दिन एक खुसूसी इंटरव्यू में कहा कि CIIE पूरी दुनिया के इश्तराक करदा कारोबारी मौके फराहम करता है। दरामदात के लिए वक्त पहले और वाहिद एक्सपो की हैसियत से CIIE पूरी दुनिया के कारोबारी इदारों को जबरदस्त मौके फराहम करता है, जो तिजारत के फरोग और तरक्की के एक अहम इंजन के तौर पर काम करता है। इस साल शंघाई के पुडोंग इलाके की डेवलपमेंट और ओपनिंग अप की 30वीं सालगिरह का मौका भी था। 1990 में पुडोंग की GDP सिर्फ 6.024 बिलियन युआन थी। ताज़ा तरीन आदादो शुमार के मुताबिक 30 साल बाद पुडोंग की GDP 2019 में 1273.4 बिलियन युआन तक जा पहुंची, जो 1990 से 211 गुना ज्यादा है। इस साल जनवरी से सितंबर तक पुडोंग ने 934.8 बिलियन युआन की इलाकाई GDP मुकम्मल की, जिसमें सालाना 1.7% का इजाफा हुआ है। हर साल नए कायम करदा कारोबारी इदारों में पिछले साल की इसी मुद्दत के मुकाबले में 44.1% का इजाफा हुआ और हकीकी गैर मुल्की सरमायाकारी में 4.3% का इजाफा हुआ। इसके मुनफरिद इलाकाई फवायद शंघाई को मुस्तकबिल में सरमायाकारी और तरक्की की लामहदूद सलाहियत फराहम करेंगे। तवक्को है कि अगले साल CIIE से पाकिस्तानी कारोबारी इदारे इस एक्सपो को ज्यादा अहमियत देंगे, क्योंकि इससे न सिर्फ आलमी शुरका को मसनूआत की नुमाइश के मौके मिलते हैं, बल्कि दूसरे ममालिक की महारत से सीखने का मौका भी मिलता है। इस साल के CIIE में मालूम हुआ है कि अगले साल चीन में पाकिस्तानी चेरी की बरामदात शुरू होने की उम्मीद है। एग्रीकल्चर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग फैक्टर इन ज़राअत पाकिस्तान का एक मजबूत शोबा है, जिसका पाकिस्तान की GDP का हिस्सा तकरीबन 19% है और निस्फ से ज्यादा अफरादी कुव्वत को मुलाजमत फराहम करता है। पाकिस्तान ज़राअत के वसाइल से माला माल है और हम बहुत से फल पूरी दुनिया में बरामद करते हैं। ये देखकर अच्छा लगा कि पाकिस्तानी फल भी चीन आ रहे हैं। आम और कीनू जैसे फलों के अलावा उन्होंने वैल्यू एडेड मसनूआत जैसे जूस और प्रोसेस फूड्स बड़ी मिकदार में चीन बरामद करने की सलाहियत पर भी रोशनी डाली। चीन पाकिस्तान फ्री तजारती मुआहदे का दूसरा मरहला दो तरफा तिजारत को फरोग देने में कलीदी किरदार अदा करेगा। 1 जनवरी 2020 को इसके वजूद में आने के बाद दोनों ममालिक की बरामदी दिलचस्पी की बेशतर मसनूआत का अहाता किया है। FTA की वजह से अगर चीनी कारोबारी अफराद पाकिस्तान में सरमायाकारी करते हैं तो वो बेशतर चीनी सामान और मशीनरी ड्यूटी फ्री पाकिस्तान दरामद कर सकते हैं। पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग के बाद वो चीन को सिफर या इंतहाई कम टैरिफ पर मसनूआत बरामद कर सकते हैं। ये चीनी सरमायाकारों के लिए बहुत बड़ा फायदा है। मजीद ये कि CPEC के तहत 9 खसूसी इक्तिसादी जोन यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स चीन से सरमायाकारी के लिए माली मुराद भी फराहम कर रहे हैं। चीन पहले ही पाकिस्तान के लिए बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी का सबसे बड़ा जरिया है। पाकिस्तान को एक्सपोर्ट पर मबनी FDI की जरूरत है और हम समझते हैं कि कोई मुल्क चीन से बेहतर पोजीशन में नहीं है कि वो पाकिस्तान में एक्सपोर्ट पर मबनी FDI के लिए कोशिश कर सके। ये इंटरव्यू चीन के सबसे बड़े ऑनलाइन शॉपिंग मेले पर लिया गया, लिहाजा उस दिन ई-कॉमर्स कुदरती तौर पर एक गर्मा गर्म मौजू था। पाकिस्तान में ई-कॉमर्स जड़ें बना रही है। हुसैन हैदर ने इस शोबे में दो तरफा ताउन की वुसअत के हवाले से बात की। चाइना इज आल्सो ए लीडर इन ई-कॉमर्स। पिछले साल पाकिस्तानी हुकूमत ने ई-कॉमर्स पॉलिसी का ऐलान किया, जिससे पाकिस्तान खित्ते के उन चंद ममालिक में से एक बन गया जिनके पास ऑनलाइन कारोबार में इजाफे को आसान बनाने के लिए ई-कॉमर्स पॉलिसी है। पाकिस्तानी कारोबारी इदारों के लिए ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के तवस्सुत से चीनी मार्केट में दाखिल होना आसान होगा।
تو میں سمجھتا ہوں شنگھائی اور چائنا کراچی کو ایک سسٹر سٹی اسٹیٹس ملنا چاہیے تاکہ یہ فری ٹریڈ زون میں آ جائیں اور سسٹر سٹی ہوں. اور شنگھائی کے ڈیولپمنٹل جو ان کا ماڈل ہے اس کو کراچی پہ امپلیمنٹ کرنا. کراچی کو بہت سخت ضرورت ہے اس وقت, وہاں پہ بہت بڑی آبادی ہے, بڑے پرابلم ہے, لیکن اگر ہم شنگھائی کا ڈیولپمنٹ ماڈل وہاں لے کے جائیں گے تو آپ یقین کریں اس کا بہت بڑا فائدہ ہونے والا ہے. یہ پاکستان کی اکانومی کی ریڑھ کی ہڈی ہے کراچی, تو اس پہ بڑی ضرورت ہے. نمبر 1, پاکستان میں ایک ٹیک کمپنی ہے جس نے ابھی علی بابا کے ساتھ جوائنٹ وینچر کیا ہوا ہے, اب آپ کو پتا ہے, تو میں اس کا آپ جانتے ہیں انہوں نے اس سال کیا ہے 11/11. تو ہم نے یہاں پہ انجوائے کی, لیکن ہمارے دوستوں اور رشتہ داروں نے پاکستان میں 11/11 کی سیل کو انجوائے کیا, اور یہ یہاں تک نہیں رکنا چاہیے, اس کو مزید بڑھنا چاہیے. مزید جو ٹیک انڈسٹریز ہیں پاکستان میں جانا چاہیے, بڑے مواقع ہیں. اور میرا خیال ہے کہ یہ پہلی بار میں نے دیکھا ہے اس سال 11/11 بڑا بھرپور منایا گیا ہے پاکستان. ناظرین اب ہم دیکھتے ہیں سی پیک میڈ. میں بغیر ڈرائیور فورک لفٹ ٹرکوں کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں, جیسا کہ بغیر ڈرائیور فورک لفٹ کو کس طرح سے کنٹرول کیا جاتا ہے, اس کا سمارٹ لیول اور غیر معمولی صورتحال سے نمٹنے کے طریقے. خودکار سازی نے انسانی ہاتھوں کو آزاد کر دیا ہے اور کچھ آسان کاموں کے لیے ذہانت نے انسانی دماغ کی جگہ لے لی ہے, جس سے کام کی کارکردگی میں بہتری آئے گی. ماضی میں ہم بنیادی طور پر کارکنوں کی خدمات حاصل کرتے تھے, اب ہم ذہین روبوٹس یا ذہین مینوفیکچرنگ میں زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں. سی پیک میڈ کے گزشتہ پروگرام میں ہم نے نیو انرجی فورک لفٹ کے بڑھتے ہوئے تناسب کا تذکرہ کیا تھا. تو مصنوعی ذہانت کی مستقل ترقی کے ساتھ فورک لفٹ انڈسٹری میں کیا نئی تبدیلیاں آئی ہیں؟ ہم نے 2012 میں بغیر ڈرائیور ذہین فورک لفٹ تیار کرنا شروع کیے تھے اور ہمارے 300 سے زائد پروجیکٹس چل رہے ہیں. ہانگچا گروپ کے اہم اہداف میں سمارٹ مصنوعات جیسے بغیر ڈرائیور کے فورک لفٹ اور ذہین لاجسٹک سسٹم شامل ہیں. مجموعی طور پر لاجسٹکس کے لیے حل تلاش کیے جاتے ہیں. ہم 13 سالوں سے چین میں بجلی ذخیرہ کرنے والے آلات فورک لفٹ کی تیاری اور فروخت میں سر فہرست ہیں. اس مرتبہ ہم نے مینوفیکچرنگ لائن کا آغاز کیا ہے جس سے حقیقی معنوں میں انسانی روبوٹ کے تعاون کا احساس ہو سکے گا. ہماری کمپنی کی پیداواری صلاحیت میں 60% اضافہ ہوا ہے اور 40% افرادی قوت کی بچت ہوئی ہے, اور ہمارا عملہ مزید اہم کام کر سکتا ہے. ہم بغیر ڈرائیور فورک لفٹ ٹرکوں کے ذریعے لوڈنگ کا ایک پورا عمل دکھا رہے ہیں. دنیا بھر میں واحد منظر ہے. حقیقی منظر میں زیادہ سے زیادہ 10 ٹرک چلتے ہیں اور پروڈکشن لائن سے حتمی ترسیل تک سارا عمل بغیر ڈرائیور کے ہے. اس نمائش میں پیش کیے گئے بغیر ڈرائیور فورک لفٹ میں بنیادی طور پر کون سی نئی ٹیکنالوجی استعمال ہوئی ہیں؟ اس میں بنیادی طور پر ویژول پوزیشننگ, ویژول پرسیپشن اور کریکٹر کنٹرول ٹیکنالوجی شامل ہیں. ہمارے ٹرک کے اوپر چھوٹا سا بلیک باکس ہے. اس میں کچھ سینسر موجود ہیں جو اس کے سائز, قسم اور پارکنگ کی جگہ کی شناخت کر سکتے ہیں. شناخت کے بعد کارگو اسٹیکنگ پلان تیار کیا جائے گا. اس کے بعد فورک لفٹ بھیجنے اور بعد کی لوڈنگ اس منصوبے کے مطابق خودکار طور پر شروع ہو جائے گی. اوپر والی نیویگیشن ڈیوائس بنیادی طور پر پوزیشننگ میں ربوٹ کی مدد کرتی ہے اور ارد گرد کے ماحول کا خیال. پھر ہم نے تحفظ کے لیے دوسرے مددگار سینسر لگائے ہیں. ابتدائی بغیر ڈرائیور فورک لفٹ ٹرکوں کے لیے پٹڑی درکار تھی جو نسبتاً زیادہ سمارٹ نہیں تھی. اب خاص طور پر 5G کے بعد نیٹ ورک میں تاخیر ملی سیکنڈ کی سطح تک پہنچ جاتی ہے. کسی جگہ بیک وقت درجنوں فورک لفٹ کام کر سکتے ہیں. اس کی مواصلات کی صلاحیت بہت ہموار ہو جاتی ہے. کلاؤڈ انٹیلیجنٹ فورک لفٹ سسٹم کے ذریعے اس کی پوزیشن کا سراغ لگایا جا سکتا ہے. اس میں آپریشن کی صورتحال بھی شامل ہے. اگر اسے مرمت کی ضرورت ہو تو سسٹم صارفین کو مرمت کی یاد دہانی کے لیے بروقت ایک اشارہ دے گا. ہم نے ویژول ہیومنائڈ ریکگنیشن ٹیکنالوجی اور ان کے ڈرائنگ پیٹرن استعمال کیے ہیں. مٹیریل ہینڈلنگ کے علاوہ بغیر ڈرائیور فورک لفٹ کے دیگر استعمال کیا ہیں؟ کیا بغیر ڈرائیور فورک لفٹ آلات کو ریسکیو آپریشن میں استعمال کیا جا سکتا ہے؟
रवां साल कोविड-19 वबा के दौरान इन फोर्कलिफ्ट्स ने वुहान के होशनशान और लई शनशान अस्पतालों की तामीर में मटेरियल हैंडलिंग में नुमाया किरदार अदा किया। मुझे ये बताते हुए फख्र महसूस हो रहा है कि वबा के दौरान इंटरनेट पर मशहूर फोर्कलिफ्ट श्याउन हवांग और श्याउन बाई हमारे तैयार करता है। हमारे ऑफ रोड फोर्कलिफ्ट जंगल में बगैर सड़क के आसानी से चल सकते हैं। इनकी ग्रेडअप बेहतरीन कारकर्दगी के साथ 60% तक पहुंच सकती है। अर्जियाती आफात या तबाही से बचाव की सूरत हाल में भारी अशरिया लेकर जाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। हम बेल्ट एंड रोड से मुंसलिक ममालिक में कंपनियों को बेहतर खिदमात और कम लागत मसनूआत फराहम कर सकते हैं। हम जनूब मशरिकी एशिया मार्केट भी तलाश कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि मुस्तकबिल में लोडिंग और अनलोडिंग, यार्ड ट्रांसफर, गोदाम और शेल्फ लोडिंग को एक अमल में जम किया जा सकेगा। इस तरह लागत और वक्त की बचत होगी। मैं रेस्क्यू 1122 पाकिस्तान का में रहा हूँ। पाकिस्तान के अंदर अभी तक तो खुदकार लिफ्टर या इस तरह की गाड़ियां नहीं गई, लेकिन इनकी बहुत अशद जरूरत है। और रेस्क्यू के अंदर भी इसकी बहुत अशद जरूरत है। जब कहीं कोई आग लगी हो या कोई इस तरह का मौका हो, फ्लडिंग हुई हो, तो वहाँ पे हम इस तरह के खुदकार लिफ्टर्स को भी यूज कर सकते हैं। हम एरियल ड्रोन्स को भी यूज कर सकते हैं। ये वो टेक्नोलॉजी है जो कि मुस्तकबिल है। क्यों नहीं, ये जाहिर है ये भी एक मुस्तकबिल। अब जो मुख्तलिफ चीज़ों के अगर हम देखते हैं तो ये उसमें बहुत अहम किरदार अदा करने जा रहे हैं। क्योंकि खास तौर पे जब आप ये देखते हैं ज़लज़लों में या सैलाब में, ऐसी जगहों पे ये खुदकार जो कांटा ट्रक हैं ये इसलिए बहुत अहमियत इख्तियार कर जाएंगे कि इसमें जानी नुकसान की जो है वो कम अज कम वो होता है, चांस होता है। और एक तो ये इसका फायदा है, और दूसरी चीज ये है कि ये चूंकि सारे के सारा कंप्यूटर के साथ मुंसलिक होता है, और तो इसकी जो काम और एक्यूरेसी है वो इंसानी उससे ज्यादा है। नाज़रीन, पाक चाइना एक्सप्रेस देखने का बहुत शुक्रिया। आइंदा इतवार के रोज शाम 6:30 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।